नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का 5वां पाठ जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों यानी किनारा, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, गोवा की जो विशेषता है वहाँ करीब करीब 40 बीच है और अक्सर करके वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है पूरी तरह पर्यटकों के ऊपर निर्भर है। और वहाँ के जो तट है वो समुद्र के किनारे है, वो बहुत ही रेतीले है। वहाँ के जो होटल है, होटल महंगे है और वहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है वह जीवन शैली अलग तरह से जीवन शैली को जाना जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद यह अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। इतना होने के उपरांत भी वहाँ के लोग अपने संस्कृति को अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। तो लेखक और उनका परिवार बेनालियम बीच देखने के लिए चले गए। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। बेनालियम जो बीच है देखने में बहुत ही खूबसूरत और एकदम शांत जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। विद्यार्थी मित्रों, गोवा में चारों तरफ समुद्र होने के उपरांत भी समुद्र के वजह से वहाँ का जो वातावरण है वह वातावरण में उमस महसूस होती है। उमस यानी गर्मी, और गर्मी से राहत पाने के लिए लेखक अपने सहपरिवार बेनालियम बीच चले गए। रिसॉर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किमी थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। विद्यार्थी मित्रों, लेखक जी रिसॉर्ट में रुके थे, वहाँ से और बेनालियम बीच की जो दूरी थी वो 1 किमी होने के उपरांत भी 1 किमी अंतर पार करने के लिए बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा था। मित्रों, जो गोवा में समुद्र है वह कौन सा है? अरब समुद्र है। देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। जैसे ही लेखक और उनका परिवार समुद्र के पास में गया, तब समुद्र में लहरों का जो आवाज़ आ रहा था वह आवाज़ सुनकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि रणभेदी यानी लड़ाई के मैदान में जिस तरह आवाज़ आती है उसी तरह आवाज़ लेखक को समुद्र किनारे आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। आवाज़ सुनते ही लेखक और उनका परिवार समुद्र के किनारे की तरफ दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क के पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी तरह ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लेखक और उसका परिवार सभी पानी के भीतर चले गए, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे वह छोटे छोटे बच्चे रेत का घर बनाने में जुटे रहे यानी लगे रहे। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरे लहरें आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। जब लहरें आती थी, बच्चे जब घर बनाते थे वह घर मिट जाता था। फिर लहरें अंदर चली जाती थी, तब तक बच्चे नया घर बनाते थे। फिर लहर आती थी, उन घरों को मिटा देती थी। इस तरह का सिलसिला चल रहा था। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरे लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यह क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। बच्चों को देखकर लेखक को लगने लगा कि यदि जीवन में आशावाद यानी पॉजिटिव थिंग, यानी कि यह विश्वास कि जो भी होगा ठीक होगा,
इस तरह का ही यदि किसी की विचारधारा है तो जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। शाम होने की वजह से लेखक अपने सहपरिवार पेनालियन बीच के किनारे बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। नियति यानी ये निसर्ग का नियम है, जो इस संसार में आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह जीवन का सत्य भी है और यही जीवन की सच्चाई है। यह सब दृश्य देखकर लेखक को लगा कि इस संसार में जो इंसान आता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। विद्यार्थी मित्रों, जो बीच में अक्सर करके आपको पक्षी देखने को मिलते हैं और पक्षियों की जो आवाज़ होती है वह आवाज़ पर्यटकों का ध्यान अपने ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों को शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं। जब लहरें आती है तो जब मछलियाँ किनारे पर रहती है और लहरें अंदर चली जाती है, वो मछलियों का शिकार करने के लिए पक्षी किनारे पर मंडरा रहे थे। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे न उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। सुस्ताना यानी कुछ समय के लिए आराम करना। और जब तेज हवा होती है उस तेज हवा में पक्षी उड़ नहीं सकते, उस वजह से कुछ समय के लिए वह किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्ते को इसी बात का इंतजार रहता है। इंतजार यानी प्रतीक्षा। और उस किनारे में जो कुत्ते रहते हैं पक्षियों को बैठने का इंतजार करते रहते हैं और जैसे ही पक्षी किनारे पर बैठ जाते हैं उनकी ओर दौड़ते हैं। मौका मिलते हुए इन पर झपट पड़ते हैं। झपटने यानी वेग से किसी ओर बढ़ना। लेकिन हमारे बेचारे कुत्ते को सफलता कम ही मिलती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानी को अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी यानी पर्यटकों को। पक्षियों का उड़ना, पक्षियों की आवाज़, कुत्तों का पक्षियों को पकड़ने के लिए कोशिश करना, यह सब दृश्य पर्यटकों को बहुत ही अच्छा लगता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, सूर्य देवता ने विदा ली यानी सूर्यास्त हो गया, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र शाह यानी काला और भयावह दिखने लगा। विद्यार्थी मित्रों, लेखक जब समुद्र किनारे बैठे हुए थे उसी वक्त सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त होने के वजह से पूरी तरह समुद्र काला दिखाई दे रहा था और बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। दूसरे दिन लेखक ने बस से गोवा घूमने की योजना तैयार की। वैसे ही घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब यानी उचित, अनुकूल। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह अपने इधर साइकिल किराए से मिलती है उसी तरह गोवा की एक खासियत है कि गोवा में आपको घूमने के लिए बाइक किराए से मिलती है। लेकिन लेखक ने बाइक से घूमना उचित यानी योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनके साथ सब परिवार थे और बच्चे होने की वजह से उन्होंने बस से ही घूमना उचित समझा। यह सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, सी फूड यानी मांसाहारी। गोवा में ज़्यादातर मांसाहारी भोजन मिलता है। इस वजह से जो शाकाहारी है उनको खाना खाने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। काफ़ी शाकाहारी भोजन के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो गई है। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, बड़ी मुश्किल से गोवा में शाकाहारी खाना मिलता है। लेकिन उनकी एक खासियत है कि वहाँ शाकाहारी खाना भी मिल गया तो वहाँ के होटल का खाना बहुत ही महंगा है। यह समस्या हमें पहले ही पता थी। यह लेखक को पहले ही जानते थे कि गोवा में खाना बहुत ही महंगा है। इसलिए हम
अपने रिसाड़ के